नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज के सेशन में बड़े ही मजेदार टॉपिक ब्लॉक केमिस्ट्री के सारे ही प्यारे प्यारे ट्रेंड्स के बारे में चर्चा होने वाली है फ्रेंड्स। ट्रेंड्स को लेकर अक्सर लोग डरे हुए लेते हैं कि ट्रेंड्स हम कैसे याद करें, ट्रेंड्स कैसे याद करें। ट्रेंड्स में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि पीरियोडिक टेबल की जनरल बातें भी अगर आपको मालूम है तो आप इन चीजों को कर लेंगे। कुछ भी सर, बहुत एक्सेप्शन होते हैं। जी नहीं, एक्सेप्शन बहुत कम जगह पर है। अगर आप उन्हें अच्छे से लिखेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। लेकिन आपके पास में समय जितना बचा है उसके हिसाब से आपके प्यारे परिमल सर द डिजिटल गुरु आपके लिए ये सारी चीजें एक जगह पर कंसोलिडेट करके जमा कर ली है। और आप जरूर उसको अच्छे से, अगर आप एक स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे तो लास्ट डे पर भी आपको रिवीजन के लिए बहुत मदद करने वाला है। ये पक्की बात है। और अगर आपने आज का सेशन अच्छे से सुन लिया, चीजें आपको याद भी रह जाएगी। और आप एमसीक्यू साथ में भी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। हम लोग 10 to 15 हाई यील्ड जो बोलते हैं ना, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, उस तरह के असर्शन, रीजन, फाइव स्टेटमेंट और मैट्रिक्स टाइप वाले क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं। और ऐसे आपको 15 क्वेश्चन घर पे भी करने के लिए देने वाला हूं। तो छोटा सा 15-15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे ना, कॉन्फिडेंटली पी ब्लॉक का क्वेश्चन आप फोड़ करके आएंगे। ग्रुप नंबर 15-16 ये मेरे आज का टारगेट है। ग्रुप नंबर 13-14 में ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फिजिक्स के भी आपको काफी सारे 1 आवर के अंदर सर प्रोफेसर हितेश बेचरा जो फिजिक्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से चीजों को 10 का दम सीरीज आपके लिए लेकर के आए। और 10 के दम में 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हाई यील्ड है, जहां पर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है, उनको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय रिवीजन का है तो रिवीजन की ओर फटफट आगे बढ़ते हैं। नई नई चीजें आप पढ़ना अवॉइड करो। अगर आप लोग ने इसको पहले पढ़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि ट्रेंड्स में दिक्कत है तो याद कर लीजिए, है ना। ये ज्यादा मैं आपको एक ऑब्वियस और सच्ची वाली एडवाइस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं ग्रुप नंबर 13 14 15 में एटॉमिक रेडियस के क्या ट्रेंड है बच्चों। किसी भी ग्रुप में एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, हर जगह वही हो रहा है। आप देखो ना, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्गन, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं, सिर्फ एक जगह पर है। बराबर है। और वो कहाँ पर है? वो है आपके ग्रुप नंबर 13 के अंदर। आना चाहिए था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेकिन यहां पर आएगा बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम। बस एल्यूमिनियम गैलियम के अंदर ही आपका जो है एटॉमिक साइज का एक्सेप्शन आता है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपका डी। डी सबशेल जो है वो गैलियम के अंदर भरा होने की वजह से डी सबशेल की पुअर शील्डिंग होती है। और न्यूक्लियस जो है वो फिर उसको खींच लेता है, साइज थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर पी ब्लॉक में कई सारे एक्सेप्शन का एक ही रीजन होता है कि इसमें डी और एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग है, डी और एफ की पुअर शील्डिंग है। करे कोई भरे कोई, करता डीएफ ब्लॉक वाला है, भरता पी ब्लॉक है। ऐसे करके याद कर लीजिए। ऑलराइट, तो देखो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड, अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब बराबर है, बद्दू सारू छे, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो हियर इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। सेम आयोनिक रेडियस की बात करो, कोई एक्सेप्शन नहीं, सिंपल बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। आयोनिक में देखो, यहाँ पर आयोनिक में भी एक्सेप्शन नहीं है। आयोनिक रेडियस की बात करें तो वो सब बराबर है। ठीक है, अब यहाँ क्यों बराबर है, वहां क्यों नहीं था, वो सब सोचने में समय नहीं गंवाना है, वो गया है समय। और राइट नाउ वी आर डूइंग द एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेट, बोलते हैं ना सीधी बात, नो बकवास। ओके, लाइक दैट, सो दैट एग्जाम में आप इसको आराम से क्रैक कर सको। आयोनिक रेडियस में पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बद्दू बराबर 6। ओके, सो देखो दो ट्रेंड तो याद भी हो गए आपको। अब तीसरे ट्रेंड की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बराबर है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, ये कॉमन ट्रेंड है। आप चेक करो हर जगह ये कॉमन ट्रेंड काम कर रहा है। आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जा रही है। देखो सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट मेंबर की है, हर जगह पर सब कुछ बराबर था, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 में एक्सेप्शन है। दैट्स इट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किसके नखरे हैं? देखो सबसे ज्यादा नखरे वाला ग्रुप ही ग्रुप नंबर 13 है।
है ना। मेरा ग्रुप होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तेरा ग्रुप है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। ऑलराइट, तो तेरे क्यों देखो, प्रॉब्लम का कारण भी सिंपल है। वो डी और एफ ब्लॉक की जो पुअर शील्डिंग है ना, उस पुअर शील्डिंग में मैंने आपको पहले ही करा, कहे करे कोई भरे कोई। अब भरे कोई में पहला ही ग्रुप 13 है, बराबर है, मतलब लाइन में यही पहला खड़ा था ग्रुप 13, तो उसी को सारी समस्या है। ऑलराइट, तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 13 की प्रॉब्लम। मैंने इनको है ना मेरे कल के सेशन में भी बहुत बढ़िया तरीके से और एक्सप्लेनेशन के साथ की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ग्रुप 13 14 ऑल एक्सेप्शन एवरीथिंग इन प्लेस, एमसीक्यू के साथ मैंने उसको, मतलब जो आपके असर्शन रीजन 5 स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ उसको करवाया हुआ है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कोई एक्सेप्शन नहीं, 15 16 17 18 नो एक्सेप्शन। डाउन द ग्रुप जाओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। सिर्फ यहां पर ग्रुप नंबर 14 में लेड और टिन और लेड के अंदर एक्सेप्शन आया है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। आप चेत फोटो खींच लिया करो, हाँ? रिवीजन में काम लगेगा। एंड यहां पर देखो, ये तो भाई एकदम ही गजब हो गया है, मतलब बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम गैलियम में चलो साइज में एक्सेप्शन था, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन आया, बात समझ में आई। पर थैलियम और इंडियम में, थैलियम देखो एकदम आगे बावड़ा हो रखा है, बराबर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालना था, बराबर है, तो ये थैलियम सबसे आगे आ गया है, बराबर है। तो ये आप उसको याद कर लीजिए, या तो आप उसको ऐसा डब्लू बना के भी याद कर सकते हैं, बराबर। ये डब्लू क्या चीज है सर? ये है आपका बोरॉन, बराबर है। लेट मी मेक दिस डब्लू प्रॉपर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज लाइक इस तरह का डब्लू बना करके इसको याद कर लीजिए। ऑलराइट, ये थोड़ा सा डब्लू ऐसा, ये आपका बोरॉन है, बराबर है, ये आपका एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है और थैलियम है, बराबर है। ये ग्रुप 13 का डब्लू है, बराबर, एकदम डबले जैसा ट्रेंड है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, तो आपका पहला नंबर आ गया बोरॉन का, बोरॉन के बाद आएगा आपका थैलियम, उसका थोड़ा कम है, फिर आ गया आपका गैलियम, फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम, और फिर आ गया आपका इंडियम। ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज इजी टू रिमेंबर। तो आप ऐसे याद करना चाहो वैसे याद कर दो, या तो फिर आप बोल दो कि भाई ये ग्रुप नंबर 13 एकदम डब्बू है। डब्बू बोले तो हम लोग उसको बोलते हैं डबले जैसा है, बराबर, डब्लू जैसा है ये, बराबर है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ओके, इस तरह से डब्लू लिखेंगे तो भी आपको ग्रुप 13 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी। चलिए, तो तीन ट्रेंड आपको याद हो गए। अब चौथा ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब जानते हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में इक्वल है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, यहाँ भी कम हो रही है। ग्रुप 18 तो बेचारा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, वो तो संतुष्ट ग्रुप है। अब नखरे इनके ही है भाई ग्रुप 13 और 14 वालों के। तो ग्रुप 13 14 में तो देखो गजब हो गया, बराबर है। बोरॉन थैलियम इंडियम गैल्यूम, सर ये कैसे याद रखने का, कुछ गड़बड़ हो गया तो? कुछ नहीं, ऐसा याद करो, ग्रुप 13 14 के एलिमेंट तो आपको याद है। अब एलिमेंट ऐसे लिखने का, बोरॉन, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं वैसे याद रखने का, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम इंडियम थैलियम, इसमें ये ऐसे ही है, समझ में आ गया ना, बराबर है। सेम वे यू विल राइट फॉर ग्रुप नंबर 14 ऑल्सो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड, बराबर है। दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, बराबर। जो आप गाते हो जैसा आपने याद किया है, बाल गेंद तेल बैगन आलू गाजर जो भी याद किया है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड, ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के ट्रेंड में इस तरह की नेगेटिविटी है इनके ग्रुप में, इनके घर में, ये ग्रुप 13 और 14 वाले में। ठीक है, और ग्रुप 15 में एंटीमनी बिस्मथ का सेम है। ठीक है, चलो फटफट याद करो, झटपट फटाफट, अब तक के कौन कौन से ट्रेंड याद कर लिए? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड सब बराबर है, एल्यूमिनियम गैलियम में एक्सेप्शन, आयोनिक में सब बराबर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये ग्रुप 13 डब्ल्यू जैसा है, ग्रुप 14 में तीन लेड के अंदर एक्सेप्शन आया, बाकी सब बराबर है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बराबर है, इसकी नाम में ही नेगेटिविटी है, बराबर, तो ग्रुप 13 ने कुछ भलता ही किया। बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड।
ओके, दैट्स सो सिंपल टू रिमेंबर। एंड ग्रुप 15 में भी एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई भी बंदा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो स्टेबलाइज होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ग्रुप नंबर 17, दैट इज 17 नंबर का ग्रुप, नोबेल गैस से बस एक कदम दूर है, एंड हेंस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कहूंगा वैल्यूज याद कर लीजिएगा। वैल्यूज याद करो, वो भी अभी? अरे बेटा, वैल्यूज याद करना है मतलब रेंज याद करना है। जैसे याद करिए कि आपके ग्रुप नंबर 17 की जो भी वैल्यूज है ना, वो आप देखो तो 300 की रेंज में है सारी। देखो -270 और ये सब है। जबकि आपके ग्रुप नंबर 16 की जो वैल्यू है वो -200 की रेंज में है। -150, -200, <200 है सब। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 16 17 का बताया। ग्रुप नंबर 1 का जो है वो 50 60 70 वैसा है। ओके, 50 60 70 इस तरह का वैल्यूज है। और आपके जो हीलियम क्या बोलते हैं, हीलियम नियोन आर्गन बोले तो आपके नोबेल गैसेस है, उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये पीरियोडिक टेबल का बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ट्रेंड आपको ग्रुप नंबर 16 और 17 के ऊपर पूछे जाते हैं। अब सीधी बात है, अब जैसे जैसे एटॉमिक साइज बड़ा होते जाएगा, आप न्यूक्लियस से दूर है, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। तो जो सबसे छोटे रहेंगे वो ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेंगे, बराबर है। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा, देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, साइज बढ़ते जा रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम कम होते जा रही है, लेस नेगेटिव, नेगेटिव में लेस लेस होते जा रही है। ठीक है, तो सर ऑक्सीजन फ्लोरीन का तो सबसे कम होना चाहिए था, सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आया। और एक्सेप्शन का कारण है उनकी बहुत छोटी साइज। बहुत छोटी साइज होने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस उसको खींच तो लेगा, लेकिन आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन महसूस करता है, सिंपल रीजन। एंड हेंस फ्लोरीन के अंदर यहाँ पर एक्सेप्शन आया है। तो इस तरह से आप देखो तो क्लोरीन फ्लोरीन में फ्लोरीन थोड़ा सा पीछे चला गया, बाकी ट्रेंड बिल्कुल बराबर है। ये देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसकी जगह पे फ्लोरीन थोड़ा इधर चला गया। सेम वे, सेम वे ग्रुप नंबर 16 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। आई हैव रिटन दिस इन द नेगेटिव नंबर, हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री में नेगेटिव मतलब एनर्जी इज लिबरेटेड, दैट वे आई हैव कंसिडर्ड। मैथमेटिकली आप देखोगे तो ट्रेंड एग्जैक्टली उल्टा कर देने का। ओके, वो क्वेश्चन पढ़ के समझने का कि क्या एक्सपेक्ट किया गया है। मोस्टली केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू -328 और -349 में -349 बड़ा है, 349 इज एनर्जी लिबरेटेड। ओके, बट मैथमेटिकली 328 बड़ा हो जाता है। वो क्वेश्चन देख के आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या आपको लेना है, पर उतना ज्यादा टेंशन मत लो, पहले आप ट्रेंड याद करो। तो ये ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम होना चाहिए था, बट ऑक्सीजन भी बहुत छोटा है, हेंस वो भी पीछे आया। लेकिन ओ भाई साहब, वो तो कितना पीछे आया, बोला सबसे पीछे आ गया, बराबर है। तो उसके नाम में ही है, ओ भाई साहब ये सबसे पीछे आ गया, है ना। द लीस्ट नेगेटिव हियर -141, इजी टू रिमेंबर। तो चलो, ग्रुप 16 17 के भी आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड याद कर लिए। सर 13 14 नहीं है, 13 14 15 16, खाली आपको ग्रुप 16 17 का ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड याद करना है। बोलो, दो ही तो ग्रुप करने हैं आपको, अभी इसमें क्यों इतना आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंफ्यूजन होता है? क्या कंफ्यूजन है? सब स्क्रीन पर है, देख लो, जितना कंफ्यूजन है सब दूर कर लो, फोटो खींच लो मेरी। Okay, all right. So that's the simple thing. Electron gain enthalpy. Coming to the oxidation state, always remember group 13 का highest 3, 14 का 4, 5, 6, 7, 8. Now down the group, highest oxidation state में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं, जैसे ग्रुप 13 का सबसे लास्ट है थैलियम। थैलियम को मैं पूछूंगा ए +3 में जाना है, बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो +3 से +1 में आ जाऊंगा। ग्रुप 14 का लास्ट है पीबी। पीबी का हाईएस्ट होना चाहिए +4। तो मैंने पीबी को पूछा लेड को, लेड +4 में रहेगा? नहीं 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 नहीं, मेरे को तो रिड्यूस हो जाना है। मतलब ये भी +4 से +2 में आना चाहता है। इस तरह से सारे ही ग्रुप के जो हायर एलिमेंट है, जाड़िए जाड़िए एलिमेंट है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना नहीं चाहते, लोअर स्टेट में रहना चाहते हैं, बराबर। अगर वो हायर में रहे भी तो वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे, एंड हेंस ये जितने भी जाड़िए जाड़िए एलिमेंट है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे याद कर लो, जाड़िए एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इजी टू रिमेंबर। ऑलराइट, सो दीज एलिमेंट्स जो भी नीचे जाएंगे ना हर ग्रुप में,
वो टेंड करेंगे कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे। और कारण पूछा जाए तो बताने का इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर आप तो बोले थे डीएफ की पुअर शील्डिंग। अरे भाई मेरे, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण भी वही है, पुअर शील्डिंग। ओके, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। कमिंग टू कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोरॉन जो है वो आपका मेटलॉइड के अंदर आ सकता है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे मेटल है। ये जो पिंक में लिखे नए वाले एलिमेंट, इस पे कमेंट नहीं करना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड। आर्सेनिक, एंटीमनी इज अ मेटलॉइड। टेलुरियम इज अ मेटलॉइड। तो ये जो मेटलॉइड है उनको आप अच्छे से पहचानिए। मेटलॉइड के ऊपर वाले आपके नॉन मेटल है, नीचे वाले आपके सारे मेटल है। अब बात करते हैं हाइड्राइड्स के ट्रेंड। अभी ये भी बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी हाइड्राइड में दो बातें आप याद रख लो, बस दो बात आपने समझ ली ना तो आपके सारे ट्रेंड इजी हो जाएंगे। फिर जहां एक्सेप्शन है उसको आप याद कर लेना, थोड़े छोटे छोटे ही एक्सेप्शन है, बता दूंगा मैं। क्या याद करना है सर? जितना एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो तोड़ना आसान हो जाता है। ये बात, पहली बात आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, जिसका वजन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ये कॉमन याद हो गया। ओके, दो बातें। कौन सी दो बातें? पहली बात, वजन ज्यादा। अरे सर वो एटॉमिक साइज बड़ा, हाँ हाँ, एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तोड़ना आसान है। सेकंड, वजन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अभी ये प्रिंसिपल आप यहाँ पर लगा दीजिए, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पहले ट्रेंड करेंगे, अपन किसकी बात करते हैं? बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ की आप बात करो। ये देखो, बॉन्ड लेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग। इजी टू रिमेंबर। आपको कोई पूछे भाई ई एच बॉन्ड लेंथ बताओ, व्हाट इज दैट ई एच? एलिमेंट और हाइड्रोजन। हाँ, घबराने का नहीं, ऐसे सब वर्ड यूज से, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो तोड़ना बोला आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका सबसे ज्यादा है। फिर कम 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 होते जा रहा है। क्यों? तो बॉन्ड बढ़ता जा रहा है तो तोड़ना आसान होते जा रहा है। तो ये ट्रेंड भी आपको याद हो गया, ये भी ट्रेंड याद हो गया। फिर आप बात करेंगे व्हाट यू कॉल बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन 107 है। और जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो 90 के आसपास के बॉन्ड एंगल इनके बन जाते हैं। बॉन्ड एंगल देखिए कम होते जा रहा है, ये वाला ट्रेंड पूछा जाता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल जो है वो भी आपका कम हो जाएगा। इजी टू रिमेंबर। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको पहले ही कहा, जिसका वजन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो किसका वजन ज्यादा है सर? आपका। इधर इधर, ये तो 290 सबसे ज्यादा, फिर ये कम। देखो वजन कम होते जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है, लेकिन इधर क्या हो गया? एक्सेप्शन। बराबर। और क्यों ना हो भाई, हक से एक्सेप्शन है यार अमोनिया का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वो, बाकी कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतना तगड़ा नहीं है जितना अमोनिया है ग्रुप 15 में। तो ग्रुप 15 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया बड़ी आसानी से कर लेता है। एंड हेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तनिक ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है? बोला दो लोगों के, ये चार लोग है ना, ये चार लोगों के बीच में घुस जाएगा बराबर। ठीक है, चार लोगों के बीच में बराबर है। बराबर pH 3 से ज्यादा आर्सेनिक हाइड्राइड, उससे ज्यादा एंटीमनी हाइड्राइड, से ज्यादा बिस्मथ हाइड्राइड। और ये आपका अमोनिया बाबू जो है ये बीच में बैठ गया, अमोनिया बना दे। ऑलराइट। फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। वजन बढ़ते जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये वाले भाई साहब देखो, सबसे आगे जा करके बैठे हैं। गिवन वैल्यू में अमोनिया मेल्टिंग पॉइंट में सबसे आगे हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड का, उसमें अमोनिया और क्लोज आ चुका है। एंड विच मेक्स मेल्टिंग के अंदर अमोनिया को सबसे आगे भेजा गया है, बॉइलिंग में थोड़ा बीच में भेजा है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वेरी फेयर इनफ टू अंडरस्टैंड। अभी इसमें एक और बात पूछी जाती है बेसिक नेचर को लेकर के। रिमेंबर, बेसिक नेचर मतलब लोन पेयर देने की क्षमता। जैसे जैसे नीचे जाओगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, लोन पेयर देने की संभावना कम हो जाएगी। तो अमोनिया इज मोस्ट बेसिक, और फिर बेसिक नेचर जो है वो कम होते जाता है। ऑलराइट, सो दैट्स आल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर। अंतिम है आपका, इस पे सवाल बहुत कम ही पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लीजिए, फॉर्मेशन एंथैल्पी। देखिए हर ग्रुप में इसमें कोई ट्रेंड में एक्सेप्शन नहीं है। हर ग्रुप में जो पहला बंदा है ना,
वो बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाता है और धीरे 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 धीरे, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 15 16 17 ग्रुप की, धीरे 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 उनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो मतलब कम हो जाती है। कम इन द सेंस कि जो अगर कोई चीज इजीली फॉर्म होता है ना तो एनर्जी लिबरेट ज्यादा रहती है। तो यहाँ देखो -46 एनर्जी इज लिबरेटेड, फिर एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही है, देनी पड़ रही है, फिर तो और देनी पड़ रही है, और देनी पड़ रही है, और देनी पड़ रही है, मतलब इत लोग इतनी आसानी से बने नहीं हैं। तो ये जो है बड़ी आसानी से बन जा रहा है, और ये जो है वो कम 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 हो, मतलब समझ गए ना, कम आसानी से बन रहे हैं। मतलब डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मैथमेटिकली गोज ऑन इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? तो दैट्स फॉर हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। आई होप द टेबल वाज वेरी क्लियर। इस तरह का आप टेबल घर पे बना लीजिए और उसके अंदर वैल्यूज मतलब जो भी ट्रेंड है वो आप लिख लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बड़े आराम से चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में क्या है बोला, सेम चीज। अभी यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, H2O, H2S, H2 से H2 बच्चों पहले अगर मैं बात करूं इसके, पहले मैं अगर बात करूं इसके, किसकी बात करेंगे अपन, डिस्टेंस की। अगर बॉन्ड डिस्टेंस की बात करेंगे तो बढ़ते जा रहा है, क्या कोई एक्सेप्शन है? नहीं, एटॉमिक साइज बड़ा होएगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, डिसोसिएशन करना आसान हो जाएगा। तो देखो डिसोसिएशन की जो एनर्जी है वो कम होते जा रही है, बराबर है। देखो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना छोटा है, जबकि इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा है, जिसको तोड़ना आसान होता है उसका के वैल्यू हाई रहेगा, which makes this a very acidic also. And remember, higher the Ka, lower the pKa. मतलब ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक बंदा है H2 एसिडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एसिडिटी कम होते जाएगी। इसका के वैल्यू सबसे हायर है, इनका के वैल्यू कम होते जा रहा है। ऑलराइट, सो के और पीके समझ करके आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट समझ में आ गया। अभी बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो मैंने आपको अभी अभी फॉर्मेशन का समझाया कि इनिशियल मेंबर फॉर्म बड़ी आसानी से हो जाते हैं और फिर फॉर्मेशन जो वो मुश्किल होते जाता है। तो यहाँ पर -286 मतलब माइनस में था, ये भी अभी भी माइनस में, फिर देखो बढ़ते जा रहा है। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज इंक्रीजेस, सभी में वैसा है। एंड देन बॉन्ड एंगल की बात करो तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा। तो इनिशियल बॉन्ड एंगल देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 की वजह से 104 है, और बाकी बाद में आप देखो 90s में आ गया बॉन्ड एंगल फिर से, बराबर है। ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड एज ड्रैगोज रूल, लेकिन उसको गोली मारो, मुद्दा समझ में आ गया। अभी देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो सीधी बात है, वजन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये देखो सबसे ज्यादा वजनदार तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम होने की जगह बढ़ गया। अब वाटर भाई हक से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि वो तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ऊपर से ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बहुत ज्यादा होती है, एंड हेंस इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में। अमोनिया तो फिर भी 4 लोगों के बीच में जाकर के बैठा था, ये तो सबसे आगे है, बराबर है, सबसे आगे हो गए वाटर। ओके, ऑलराइट, सेम इज इवन एप्लीकेबल फॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। इसमें मेल्टिंग पॉइंट में भी वही ट्रेंड है, वजन ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, लेकिन वाटर सबसे आगे चला जाएगा। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। एंड अब बात करते हैं, देखिए इस तरह से आप उसको सजा करके लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से पढ़ना उचित नहीं, पढ़ने के लिए आपको लॉजिकली हमेशा ये टेबल को ही, एनसीईआरटी के टेबल को ही रिवाइज करिए, वैल्यू याद करने नहीं कह रहा हूँ। जो मैंने दो आपको बता दिए ना, 2 मुद्दे, कौन से 2 मुद्दे, बॉन्ड लेंथ देखने का और वजन देखने का, ये दोनों से आपका काम हो जाएगा। जैसे ग्रुप 17 में आप देखिए, वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से एच आई का वजन सबसे ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। फिर यहाँ पर देखिए ये कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, बट ये थोड़ा सा, क्योंकि एच एफ है, फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसके लिए ये आगे जाएगा, लेकिन आगे किधर तक आया, इधर तक आया। और अगर बात बॉइलिंग पॉइंट की है तो सबसे आगे हैं वो, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वो सबसे आगे चला गया। ओके, फिर से मैं लिखता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को कंफ्यूजन होता है, नहीं याद रहता, मेल्टिंग पॉइंट को गोली मारो, आप बॉइलिंग पॉइंट को तो याद कर लो, वो तो बड़ा आसान है, pH3, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बराबर है, और अमोनिया जो है बीच में आ गया।
अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 के बारे में, तो सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, और वाटर उससे भी आगे आ गया। बराबर। सेम वे यहां पर भी फ्लोरीन के बाद में आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन का डेटा दिया नहीं है, HF। बराबर, रेडियो एक्टिव एस्टेटाइन, उसका डेटा नहीं दिया है। तो ये HF ने भी सबसे आगे छलांग मारी, वाटर ने भी सबसे आगे छलांग मारी। ये अपने अमोनिया भैया ही तो छलांगते ही छलंग गए, बीच में आ गए। समझ में आ गया? सो दैट्स सो इजी टू रिमेंबर, दिस इज अ ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे क्वेश्चन एज प्रॉमिस्ड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बड़े ही मजेदार हमने आपको कॉन्सेप्ट याद करवा दिए हैं। मुझे लग रहा है अब आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे होने वाला है, फट फट झटापट, झटपट फटाफट। चलिए पहला प्रश्न, इन ग्रुप 15 एलिमेंट कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बट देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। देखिए अब इंक्रीजेस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब वो स्मॉल इंक्रीज है, उसको लेकर शायद आपके मन में शक शंका आशंका संशय हो, क्योंकि आपने वो वैल्यू देखी नहीं है, याद नहीं रखी है। तो किसी किसी को याद भी होता है, बट मतलब वैल्यू इन द सेंस की कि हाँ छोटा इंक्रीमेंट है ड्यू टू दैट पुअर शील्डिंग ऑफ DNF। बराबर है। तो वैसे तो स्टेटमेंट सही है, बट मान लो आप श्योर नहीं हो, ठीक है, बट सही होने की संभावना ज्यादा लग रही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लेस देन दैट ऑफ ग्रुप नंबर 14। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपके पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था कि ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 में कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3, जबकि 14 का कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2। तो साइज में देखा जाए तो 14 ग्रुप बड़ा है, 15 ग्रुप तनिक छोटा है। तो छोटे वाले की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। चेरी ऑन द केक उसकी हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड, इसकी वजह से ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा 14 के मुकाबले। अब यहाँ क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज लेस। ये तो बिल्कुल ही गलत है, एकदम गलत है। मतलब बी इज इनकरेक्ट, तो बी इज इनकरेक्ट, तो ये स्टेटमेंट गया। देखो हो गया आपका ए सही, जिसके ऊपर आपको पार्शियल डाउट था वो स्टेटमेंट सही हो गया। इस तरह से है ना, 2-3 स्टेटमेंट पढ़ के आप क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। ठीक है, आपको 5 स्टेटमेंट में इतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती है। लोगों को लगता है 5 स्टेटमेंट मतलब वेरी लेंदी। अरे 5 स्टेटमेंट लेंदी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन निकल जाता है फटाफट। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं। अभी अपने को क्या चेक करना है, अभी डी तो चेक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डी ऑलरेडी सही हो चुका है। रियल एग्जाम में मत करना, अभी भले मैं बता दूं, लेकिन रियल एग्जाम में आप जब श्योर है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सी क्या बोल रहा है, इन द ग्रुप 15 एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बराबर, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। बिल्कुल सही, किसी भी ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट सी सही है। ओके, तो अगर सी सही है तो अपना आंसर क्या आ गया फिर, A, C and D शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप दिस वाज वेरी इजी। लेट्स चेक, इन ग्रुप 15 एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। भाई ग्रुप 15 ने किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। बराबर, +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एंड दैट ऑफ +3 इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल सही, हमेशा याद रखो डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लोअर वाले की बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 to -3 टेंड टू डिसप्रपोर्शनेट। अभी देखिए डिसप्रपोर्शनेट शब्द का मतलब क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, गिवन स्टेट, वो स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से वो डिसप्रपोर्शनेट होगा, मतलब बढ़ जाएगा भी और घट जाएगा भी एक साथ। जैसे मैं आपको मैंगनीज का एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, अगर आपने मैंगनीज को +6 में रखा है तो वो डिसप्रपोर्शनेट होके Mn+4 में और Mn+7 में चला जाता है। मतलब वो बढ़ा कि घटा, बोला सर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो जब कोई चीज बढ़ती भी है और घटती भी है तो इसी को आप कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट होना। पर ध्यान रहे, डिसप्रपोर्शनेशन किन का होता है, बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट का। जो ऑलरेडी एक्सट्रीम पर है क्या वो डिसप्रपोर्शनेट हो सकते हैं,
लॉजिकली नहीं हो पाएंगे। जो बंदा ऑलरेडी हाईएस्ट में है वो और हायर कितना जाएगा, जो बंदा ऑलरेडी लोएस्ट में है वो और लोअर कितना जाएगा। तो इनका ये कहना कि +5 से -3 वाले स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, ये भूता सारखा है, बोले तो भूत जैसा है। ऑलराइट, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ए सही है और बी जो है वो गलत है, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना था। ठीक है, तो देखिए वैसे ही आपका ये स्टेटमेंट तो जा चुके थे क्योंकि ए वाला स्टेटमेंट सही था। अब देखो, लो कर लो बात। अब बी को इनकरेक्ट ऑलरेडी घोषित कर दिया है हम लोग ने, समय नष्ट कर दिया। अभी सी डी को देखना है। चलो सी को देखते हैं। यहाँ पर इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 बोथ इन अल्कली एंड एसिडिक मीडियम। एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है। मीनिंग इसका ये है कि बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉसिबल है ये, है ना। तो ये सी वाला स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट फिर भी आपको डी समझाने के लिए बता देता हूं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट इन द अल्कलाइन मीडियम। अब +3 स्टेट डाउन द ग्रुप बच्चों आप जाओगे तो +3 स्टेट तो स्टेबलाइज हो जाता है। ग्रुप 15 में हायर स्टेट स्टेबलाइज नहीं होता, +5 की टेंडेंसी घटेगी बट +3 की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो जब वो +3 में रहना चाहेगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने 5 स्टेटमेंट लिया तो एग्जाम में यही 5 स्टेटमेंट आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई लाइन आपको स्टेटमेंट 1 2 में भी आ सकती है। तो दैट वे यू हैव टू प्रिपेयर। नेक्स्ट, regarding the hydrides of the group 15, select the correct statement. Stability of hydride decreases down the group। भाई किसी भी आप ग्रुप में देखोगे तो एटॉमिक साइज बड़ा होएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होएगा, तोड़ना आसान हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी जो वो कम हो जाती है। दैट्स करेक्ट फॉर एनी ग्रुप, 15 16 17 किसी में भी। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिक नेचर की अगर आप बात करें तो लोन पेयर देने की क्षमता इनकी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही कह रहा है। द रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी रिड्यूसिंग के लिए आपको सामने वाले को हाइड्रोजन देना पड़ता है। एज यू नो, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ जाती है, तोड़ना आसान हो जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये लोग हाइड्रोजन इजीली दे देंगे, जबकि जो छोटे छोटे लोग रहेंगे वो हाइड्रोजन इजीली दे पाएंगे नहीं, तोड़ना मुश्किल है ना उनको। इसके हिसाब से रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। बराबर, तो ए बी सी तो सही चल रहा है अभी तक। बराबर, तो डी भी चेक कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है, लेकिन अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे आई मीन इन बिटवीन आता है, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये इन जनरल सही है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्रुप 15 के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग दिस 4 हाइड्राइड, देन इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में आने वाला है। ऑलराइट, सो हेंस वी विल गो विद द ए बी एंड सी एज अ फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी में यहाँ वहाँ आपको देखने मिलता है। कुछ क्वेश्चन आपको जो है ये चैप्टर में मिलेंगे, किसी और चैप्टर में मिलेंगे। बच्चों ओर्स के नाम भी आप जरूर कर लीजिए। मैंने ग्रुप नंबर 13 14 का जब आपको लेक्चर करवाया था उसकी लिंक मैंने डाल दी, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। उसमें मैंने ओर्स के, बोरोन के ओर्स के नाम बताए हुए हैं। वैसे ग्रुप 15 में भी एपेटाइट फैमिली के ओर, ग्रुप 16 में सल्फाइड के कुछ ओर्स के नाम दिए हैं, उन ओर्स के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन पार्ट में मिल जाएगा। अभी ये है अमोनिया का ऑक्सीडेशन जिससे आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है। बच्चों इस केस में प्लैटिनम, इसको ऑसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। ऑसवाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट। देन यू हैव अ नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉर्मिंग अमोनिया, दिस इज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज द कैटलिस्ट। देन यू हैव अ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाना, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इज द कैटलिस्ट। देन यू हैव अ सल्फर डाइऑक्साइड का बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसमें दोनों दो कैटलिस्ट होते हैं, V2O5 भी कैटलिस्ट होता है। अगर V2O5 यूज किया तो उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और अगर आपने NO गैस यूज किया है तो उसको हम लोग कहते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। ओके, लेड चैम्बर प्रोसेस, तो ये वाले में NO आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये मैच द कॉलम बड़े आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट,
द पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लेस एसिडिक देन ट्राइवेलेंट ऑक्साइड। रिमेंबर कि इसमें नहीं, किसी भी इनऑर्गेनिक में कहीं पर भी जितने ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ऑक्सीजन का काम है विड्रॉइंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एसिडिटी इंक्रीजेस। मतलब अगर मेरे पास P2O5 है और P2O3 है तो कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा? ऑलवेज P2O5। ज्यादा ऑक्सीजन वाला बंदा ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो ज्यादा ऑक्सीजन वाला बंदा ज्यादा एसिडिक रहेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि द पेंटावेलेंट ऑक्साइड इज लेस एसिडिक। बच्चों पेंटावेलेंट इज मोर एसिडिक बोलना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड, मतलब ये ट्राइवेलेंट ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वो ट्राइवेलेंट होने दो या पेंटावेलेंट होने दो, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर आता है। बच्चों मेटल ऑक्साइड बेसिक की तरफ जाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक रहेंगे, नॉन मेटल एसिडिक रहेंगे। तो जितना ऊपर रहेंगे वो लोग ज्यादा एसिडिक होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं वो बेसिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका कहना है एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बिल्कुल सही कहा है। मीनिंग स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। ठीक है, कई बच्चे पूरा पढ़ने में टाइम पास करते हैं, क्या पढ़ रहे हो, इनकरेक्ट ढूंढना है, फटाफट ढूंढने लगो। ठीक है, और ऐसा पेंसिल हाथ में, मतलब पेन पेंसिल हाथ में तो तुरंत सर्कल करने का, इनकरेक्ट ढूंढना है। डाइनाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस विच एक्ट्स लाइक एन इनर्ट गैस एट अ रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही। नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है, इसके लिए हवा में 70%, 78% नाइट्रोजन है, फिर भी वो रिएक्ट करता नहीं है। बोले तो डाइनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक, एक्ट्स लाइक अ इनर्ट गैस इज बिल्कुल करेक्ट। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। ये भी बिल्कुल सही है। बरा ग्रुप 15 का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यही तो है, +3 -3 और +5। आगे बोला है नाइट्रोजन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ना सिर्फ दूसरे नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सबके साथ उसकी जमती है। ठीक है, आगे बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। गलत। इनर्ट पेयर इफेक्ट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी हमेशा घटेगी, तो ये गलत हो गया। नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 6। गलत। फर्स्ट मेंबर का हमेशा याद रखो, किसी भी ग्रुप में पी ब्लॉक में फर्स्ट मेंबर का मैक्सिमम कोवेलेंस 4 होता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। बराबर है, एक एस के 3 पी के बराबर है। तो इससे ज्यादा और क्या बनाएंगे, उसके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं। बराबर है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ए बी एंड सी आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, आपने को इनकरेक्ट ढूंढना है ना, तो डी एंड ई, डी एंड ई ओनली। बराबर, डी एंड ई ओनली। Next, which of the following statements are correct? All three NO bond length in the HNO3 are equal. बराबर है, देखिए N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, OH, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आपको ये समझना है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो रेजोनेंस होगा कि नहीं, यही यहाँ पर अपने को सोचना है। तो रेजोनेंस तो देखिए यहाँ पर इसने अपने लोन पेयर जो डोनेट कर रहे हैं, तो इन दोनों के यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। बट ये वाला बॉन्ड तो आगे हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ है जो उन दोनों से डिफरेंट है। मीनिंग यहाँ पर ये तीनों बॉन्ड ऑफ एनो विल इज नॉट गोइंग टू इक्वल। ऑलराइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इक्वल। अगर हाँ हमने ऐसा लिया होता कुछ सिर्फ नाइट्रेट, तो शायद रेजोनेंस होकर के तीनों के तीनों इक्वल हो जाते जैसे कार्बोनेट में होते हैं। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट अपने को कह रहा है, बराबर है, कि ऑल द थ्री एनओ बॉन्ड लेंथ इन HNO3 आर इक्वल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये इक्वल यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगला बोलता है PCl5 बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट्स आर इक्वल। बच्चों जैसा कि आप जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप लोगों ने PCl5 की स्ट्रक्चर बनाई है, तो वो स्ट्रक्चर होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक क्लोरीन ऊपर नीचे जिसको आप कहते हो एक्सियल बॉन्ड,
और इनको आप कहते हो इक्विटोरियल बॉन्ड। अब सीधी बात है, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। मीनिंग इनका कहना कि PCl5 के अंदर बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, ये कहना भी बिल्कुल गलत है। मतलब 1 और 2 आर इनकरेक्ट। बराबर, अपने को ढूंढना क्या है इसके अंदर करेक्ट। तो 1 2 वाला तो गया, 1 2 वाला गया, 2 वाला गया, तो बचा क्या, 3 और 4। फटाक से आंसर आ गया आपका। तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक जरूर याद रखिए। देखते जाओ, साथ साथ में देखते जाओ, आप कॉन्फिडेंटली कर लोगे उसको। चेक कर लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 3 और 4 हो तो गया, फिर भी जबकि जानकारी के लिए बता दूं क्या वो कह रहा है। ये कह रहा है कि P4 molecules in the white phosphorus have an angle strain and therefore it is very reactive. Yes, important point to remember। नाइट्रोजन की अगर आप बात करो, हवा में नाइट्रोजन गैस है, क्या वो रिएक्ट करता है? नहीं करता, वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहां पर N ट्रिपल बॉन्ड, N वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ओके, सो दैट इज वेरी लेस रिएक्टिव। बट वही अगर आप बात करते हो फॉस्फरस के बारे में, तो फॉस्फरस के बॉन्ड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली P4 मॉलिक्यूल इस तरह का जो है उसका एक पिरामिडल शेप बनता है। बराबर, एक पिरामिड का बेस है और ये पिरामिड का टॉप है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बनता है, मतलब इस तरह से पिरामिड बनाने के लिए जो एंगल बहुत छोटा है, इसकी वजह से बॉन्ड टूटने के लिए तत्पर है। एंड P4 इज रिएक्टिव। नेक्स्ट बोला है PCl5 इन द आयोनिक सॉलिड फॉर्म्स कटायन एंड अनायन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। मतलब आप पहले तो ये समझिए कि PCl5 जो होता है इसका सॉलिड स्टेट के अंदर इस तरह से कटायन और अनायन बनता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर ना पता हो तो। अब इसका आप केमिकल बॉन्डिंग अगर जानते हो तो इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। 4 लोगों से जुड़ने वाला है। द काउंट ऑफ 4 टेट्राहेड्रल, काउंट ऑफ 6 ऑक्टाहेड्रल। मीनिंग कटायन टेट्राहेड्रल है, अनायन ऑक्टाहेड्रल है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। एंड हेंस दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला नीट में पूछा गया वाला प्रश्न है, सारे ही आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्यारे प्यारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कशन हो रही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ट्राई इथाइल फॉस्फाइन है, सर हमें तो नाम ही नहीं मालूम था, कोई बात नहीं है, सुनते जाओ। PET3 AsPH3 एज अ लिगेंड कैन फॉर्म डी पाई डी पाई बॉन्ड। अब दो चीजें या तो को पता नहीं है, या तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि भैया पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी ग्रुप के सभी मेंबर के पास में डी ऑर्बिटल होते हैं। और जिनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं वो डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इजी। और सर लेकिन डी पाई क्या होता है? देखिए, ट्रांजिशन मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उन मेटल के पास भी तो डी ऑर्बिटल होती है, लिगेंड के पास भी डी ऑर्बिटल होती है। तो जब उनका पाई बॉन्ड बनता है तो उसी को कहते हैं डी पाई बॉन्ड। ओके, तो ये डी पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं, एनसीईआरटी का स्ट्रेट स्टेटमेंट है। अगला बोलता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। गलत। सर अभी तो आपने बोला नाइट्रोजन वेरी स्ट्रॉन्ग, वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन एन सिंगल बॉन्ड एन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड और पी बॉन्ड में एन एन बॉन्ड वीक होता है। सेम लाइक ग्रुप 17 में फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। नहीं तो बच्चों हमेशा छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है और बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। बट यहाँ केस रिवर्स हो जाता है। सो एन एन सिंगल बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है? नाइट्रोजन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू मेक पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। सीधी बात है, एन एन ट्रिपल बॉन्ड वो बनाता ही है, कार्बन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये तो आप कॉन्फिडेंटली कहोगे। फोर्थ वाला देखो, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई। ऑब्वियसली जब नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो काहे का डी पाई? तो नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप दो स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंट हो तो रिमेनिंग दो के अंदर रिस्क लेना उचित हो जाता है, प्रोवाइडेड एटलीस्ट यू नो समथिंग अबाउट इट। लाइक आई न्यू कि फॉस्फोरस आर्सेनिक डी पाई बॉन्ड तो बना सकते हैं। इन दैट केस इट बिकम्स अ रिस्क वर्दी क्वेश्चन। ओके, मतलब रिस्क लिया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, बिस्मथ फॉर्म्स कंपाउंड्स हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड। हार्डली मतलब नहीं बनाता इन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। गलत।
भाई डाउन द ग्रुप +3 की ही तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसकी तो इच्छा है ही +3 में जाने की, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। हार्डली नहीं, मोस्टली वो +3 में ही जाता है, इनफैक्ट +5 में वो कभी नहीं जाएगा। अब डी स्टेटमेंट देखो, द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड बी, मतलब बिस्मथ इन +5 इज द कंपाउंड BCl5, ये भी गलत है। वो +5 में रेयरली जाता है, बट रेयरली भी किसके साथ, बोला फ्लोरीन के साथ, इट फॉर्म्स BiF5। मैं मानता हूं अगर आपको एनसीईआरटी के स्टेटमेंट याद नहीं है तो कोई लोड मत लीजिए, मैं आपको इसीलिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चुन चुन के आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अब याद करते जाओ, चाहिए तो लिख के रखना। ऑलराइट, सो BiF5 जो है वो काफी फ्लोरीन रिएक्टिव होने की वजह से उसको +5 में ले आया है, नहीं तो झड़िए एलिमेंट +5 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते नहीं है। तो डी स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ए भी गलत हो जाता है, ठीक है। अपने को ढूंढना क्या था, इनकरेक्ट, तो ए तो गया, ए तो गया, ए गया, लो ए गया, तो ऐसे भी बचा क्या था आपके पास, बी और सी, एक ही ऑप्शन बचा था। देखो मैंने कहा था ना कि आप थोड़ा सा भी जानते रहोगे ना तो भी कर लोगे। अब देखो बी और सी को देखना बड़ा मुश्किल है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबके कहाँ याद करते अपन बैठेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक ट्रेंड रहेंगे उससे भी आपका क्वेश्चन क्रैक जरूर होएगा। सो लेकिन ऐसे ऑप्शन आए तो ऐसे देखो, ऐसे वैसे ऑप्शन आ सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन 10 में से ऐसे 1 2 ही रहते हैं जिसमें ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो काफी ट्रिकी रहते हैं। बाकी 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर सच कि आप 5 स्टेटमेंट में से 2 3 स्टेटमेंट भी अगर सही कॉन्फिडेंटली जानते हो तो आप जरूर आंसर तक पहुंच जाओगे। ऑलराइट, चलिए लेट्स चेक द नेक्स्ट। क्या ढूंढना है इसके अंदर, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला EO2 एंड EO3, ये स्टेटमेंट सही है, EO2 EO3 तो बना ही सकते हैं। एंड they are acidic in nature, definitely group 16 elements are non metallic ज्यादातर है, इसके लिए उनके जो ऑक्साइड होते हैं दे आर ऑफ द टाइप व्हाट यू कॉल एसिडिक। फिर बोला है टेलुरियम ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, मैंने आपको पहले ही कहा था झड़िए झड़िए एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जबकि SO2 ऊपर है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी सही है। तो आप जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको स्टेटमेंट एनसीईआरटी का नहीं पता तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आपको उसे याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए इफ यू डोंट रिमेम्बर। नेक्स्ट, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2T, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन टेलुराइड की ओर जब आप जाओगे तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, आसान हो गया तो वो H इजीली देगा ना, तो ये तो बोलता है डिक्रीज होगा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर, ओजोन की स्ट्रक्चर है O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। अब एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन के मिला करके, चाहे किधर भी, इधर दिए उधर दिए जिधर भी दिए, कुल मिला करके लोन पेयर तो इक्वल ही रहेंगे, दैट इज 6 लोन पेयर होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर गलत दिया है। देखिए ये 2 लोन पेयर हो गई, इसके पास एक ही लोन पेयर बची है, इसके पास 2 थी, एक वहां से आई है, तो कुल मिलाकर के हो तो गई ना 6 लोन पेयर। तो इनका कहना है कि 5 लोन पेयर है, ये गलत है, मतलब सी और डी गलत है, बराबर है, सी और डी गलत है, ए एंड बी ओनली आर करेक्ट, शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला देखते हैं, बड़ा ही आसान जा रहा है, मुझे लग रहा है शुरू में जो हम लोग ने ट्रेंड डिस्कस किए उससे आपको काफी अच्छी क्लैरिटी आ गई है और काफी अच्छे कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और जहां भी ट्रिक लगाना है वो ट्रिक अपन वो भी समझते जा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, आर्सेनिक सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर ये एसिडिक का स्ट्रेंथ रहेगा। अब हम जानते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो अगर आप फास्फोरस आर्सेनिक ये तो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, सल्फर इसके ये बाजू है और सिलिकॉन ये बाजू है, तो सीधी बात है जितना आप पीरियोडिक टेबल में उस तरफ जाओगे, मतलब टुवर्ड्स एंड जाओगे, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा यानी कि एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो सल्फर इज एन एसिडिक ऑक्साइड, पक्की बात है, बराबर, सबसे ज्यादा होगा, बोला हाँ ये पक्की बात है। उससे कम फॉस्फोरस होगा, बोला हाँ ये भी पक्की बात है। अब सिलिकॉन भी उससे कम होगा, आर्सेनिक भी उससे कम एसिडिक होगा, पर इन दोनों में क्या एसिडिक की स्ट्रेंथ है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ऑलराइट, तो आपने ये तो पता कर लिया कि ये दोनों आगे हैं,
और ये दोनों उसके पीछे रहेंगे, लेकिन इन दोनों में आगे पीछे कौन, तो ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलराइट, तो इस केस में आप ये समझ सकते हैं कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो वो आर्सेनिक पीछे जाएगा, बट कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगला स्टेटमेंट चेक करो। ये कह रहा है आर्सेनिक फॉस्फोरस और NH3 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब उसको वेपराइज करना है अपने को, लिक्विड से गैस में लाना है, मतलब बॉइलिंग की बात कर रहे हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा उसमें ज्यादा एंथैल्पी खर्च होगी। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बोला अमोनिया का, तो अमोनिया में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। अब अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर को याद करें तो इट वाज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर बीच में अमोनिया आ जाता था, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ आता था। तो अभी ये ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था ना, NH3 ASH3 PH3। तो यहाँ तो इन्होंने PH3 आगे लिख रखा है, मतलब ये तो सरासर गलत है। हाँ सर, ये पकड़ में फटाक से आ गया, वेरी गुड। तो ये आपका स्टेटमेंट टू जो है वो सही है। ओके, स्टेटमेंट टू सही होना चाहिए, टू सही होना चाहिए, टू सही होना चाहिए। ओके, और वन का हमें पता नहीं है, श्योर नहीं हो ना आप लोग, इसके लिए उसको होल्ड किया है। अब ये देखते हैं, सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अनडाउटेडली फ्लोरीन जो है और क्लोरीन जो है उसके अंदर इंटरचेंज हुआ था, तो ये एकदम ही गलत हो गया। नॉट ओनली दैट, ऑक्सीजन सल्फर में भी तो इंटरचेंज हुआ था, तो इसका मतलब ये ऑर्डर सरासर गलत हो गया। तो जो थ्री है वो गलत है, थ्री गलत है, थ्री गलत है। तो एक ही, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, मोर करेक्ट वाले अपने को ढूंढने हैं ना, तो टू वाला तो इनकरेक्ट है ना। हाँ सॉरी, तो मैंने इनकरेक्ट को धर लिया यहाँ पर। हाँ, तो उसके हिसाब से देखो, टू वाला अपना गलत आ रहा था, थ्री गलत आ रहा था, तो टू थ्री गया, थ्री गया, टू थ्री गया, मतलब वन एंड फोर बच गया, जो कि करेक्ट होना चाहिए। बराबर, लेट अस चेक, चौथा नंबर वाला चेक कर लो, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें। बराबर है, अच्छा यही यही चौथा वाला स्टेटमेंट है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो तो डेफिनेटली जैसे जैसे आगे आगे जाओगे बॉन्ड बड़ा होते जाएगा, और बॉन्ड जितना बड़ा हो जाता है उसको तोड़ना क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है। राइट, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है और वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो ये स्टेटमेंट सही है आपका, इसका मतलब वन एंड फोर सही आ गया। ओके, तो वन में आपको डाउट था, हो गया ना फिर भी क्रैक। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप जरूर क्रैक कर सकते हो। आपको थोड़ा सा चार में से दो तीन, दो के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। नेक्स्ट, सल्फर हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन एटम। पहला ही स्टेटमेंट जो है एकदम से भूत जैसा है। सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का तो अपने ग्रुप में सबसे कम है, सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजेस। आगे बोल रहा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, बराबर, थर्मल स्टेबिलिटी गलत, थर्मल स्टेबिलिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तोड़ना आसान हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए थी। ये बोल रहा है इंक्रीज होगी, ये गलत बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। एसिडिक कैरेक्टर मतलब बॉन्ड तोड़ा और H दे दिया, बिल्कुल सही है। तो ये वाला सही बोल रहा है, मतलब बी और डी सही बोल रहे हैं। अपने को ढूंढना है इनकरेक्ट, तो ए एंड सी गलत बोल रहे हैं। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 फॉलोज दिस ऑर्डर। बिल्कुल सही ऑर्डर है ये। बराबर है कि जैसे जैसे आपका वजन जो है घटते जाता है, मतलब सल्फर सेलेनियम टेलुरियम वजन बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और तो सबसे कम वाटर का होना चाहिए था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वो सबसे आगे आ गया था। राइट, तो ये वाला जो ऑर्डर दिया है बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर स्टेटमेंट टू देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, वाटर सबसे छोटा है तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आना चाहिए था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर आया है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सर लेकिन ये असर्शन रीजन नहीं है, हाँ अगर होता तो ये आंसर आता था। अभी तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एब्सोल्युटली सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट बोल रहा है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सल्फर के एलोट्रोप है, उसमें सल्फर एसेट होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर नहीं पता तो याद रखो अभी से। एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, हाँ ऑक्सीजन O2 O3 दोनों एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो पाई बॉन्ड आसानी से बनाता है, जबकि सल्फर एटॉमिक साइज बड़ी होने की वजह से पाई बॉन्ड इजीली नहीं बनाता। रीजन चेक करते हैं। लो रीजन भी मस्त है, ऑक्सीजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, यस, with itself and the other elements having a small size and a high electronegativity like carbon nitrogen, which is not possible for sulfur। बिल्कुल सही बोल रहा है, सल्फर के लिए संभव नहीं है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई सल्फर जो है वो एसिड मॉलिक्यूल बना रहा है, H2 नहीं बनाता इजीली। ठीक है, सो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Alright, now this is the last question, and I want you to do this question because we have already spoken, talked so much about all this the trends. And friends, I hope this was very much useful session. If this was useful, please do mention it in the comment you liked the revision part of it, and stay connected with us, stay subscribed, and आपके जो है पूरी प्लेलिस्ट में जो जो आपको चैप्टर्स हेल्पफुल लग रहे हैं उसको जरूर आप गो थ्रू कीजिए। आई एम श्योर दैट्स गोना हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग NEET 2026 examination. Wish you very all the best. Thank you so much.